हेलो बच्चा पानी, दिस इज अर्चना राठी, योर बॉटनी मेंटोर। हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, आपकी जूलॉजी टीचर। ये 10th से 11th का जो ट्रांजिशन है इतना भयंकर है। तो सबसे पहले बेटा आपको डर लग रहा होगा, अभी तक हमने सिर्फ साइंस पढ़ी है, अब हमारी जो बायोलॉजी है बहुत अलग हो गई, फिजिक्स अलग हो गई, केमिस्ट्री अलग हो गई। तो बायोलॉजी आपको पूरे साल इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़नी है, इसे ही समझाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। यानी कि आपका पूरे साल रोड मैप क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। बेटा बिल्कुल ये मत सोचना कि हम 10th से 11th में आ रहे हैं तो चीजें बहुत मुश्किल होंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। और ये समझ आपकी पक्की हुई है या नहीं हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चंस करके। अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं माने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आपने क्लास पे पूरा ध्यान दिया है। हेलो बच्चा पानी, दिस इज अर्चना राठी, योर बॉटनी मेंटोर इन द अर्चना बैच। हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, आपकी जूलॉजी टीचर। तो आज हम यहाँ क्यों आए हैं? मैम 11th क्लास शुरू होने वाली है, 10th से 11th का जो ट्रांजिशन है इतना भयंकर है, हमें थोड़ा डर लग रहा है। तो आप ये तो बता दो कि बायोलॉजी हमें पूरे साल कैसे पढ़नी है। तो बायोलॉजी आपको पूरे साल इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़नी है, इसे ही समझाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। यानी कि आपका पूरे साल रोड मैप क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे आप बायो को इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे, वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले बेटा आपको डर लग रहा होगा, अभी तक हमने सिर्फ साइंस पढ़ी है, अब हमारी जो बायोलॉजी है बहुत अलग हो गई, फिजिक्स अलग हो गई, केमिस्ट्री अलग हो गई। तो बायोलॉजी की क्लास में जब आपको आना है तो एक नोटबुक साथ रखनी है, एनसीईआरटी साइड में रखना है, खोलना नहीं है। टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, चुपचाप चीजों को ध्यान से सुनना है और ये नहीं सोचना कि नोट्स तो हमें मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको स्क्रिबल करते रहना है सो दैट आप बिल्कुल फोकस्ड रहो क्लास को। जैसे आप 10th क्लास में लेक्चर्स को ध्यान से सुनते हो वैसे ही आपको 11th क्लास में लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट बेटा बिल्कुल ये मत सोचना कि हम 10th से 11th में आ रहे हैं तो चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। टीचर्स आपको सब कुछ बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। आपको सारी चीज़ें कंफर्टेबली बहुत ही प्यार से समझ में आएंगी और आप साथ में उन्हें इंजॉय भी करोगे। तो सबसे पहला स्टेप इस रोड मैप का हो गया, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। जब आपकी समझ अच्छी होती है किसी टॉपिक को लेकर तो फिर आप उसमें एक्सेल कर ही जाते हो। और ये समझ आपकी पक्की हुई है या नहीं हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, कैसे पता चलेगा? क्वेश्चंस करके। अगर आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं माने कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आपने क्लास पे पूरा ध्यान दिया है। और उसके लिए हमारी होती है डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। जितना पोर्शन हम क्लास में पढ़ा देंगे उससे रिलेटेड सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस आपको डेली दिए जाएंगे। आपको डेली जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ तुरंत के तुरंत आपको अपना टेस्ट लेना है कि क्या हमने लेक्चर ध्यान से सुना, क्या हमने कंसंट्रेशन बीच में लूज तो नहीं कर दी। अगर आपसे डीपीपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसका मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़े और आपने जो क्लास में करना था वो काम किया। फिर जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको एक बड़ी प्रैक्टिस शीट मिलेगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे पूरे चैप्टर के। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में कौन से पोर्शन ऐसे हैं जो वीक रह गए हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, आप उसे वहीं के वहीं साथ साथ इंप्रूव कर सकते हैं। एंड इट विल गिव यू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर प्रेपरेशन, दैट इज रिवीजन। बेटा क्लास में आपने सुना, हो सकता है आपसे डीपीपी फ्रेश कॉन्सेप्ट था, डीपीपी आराम से सॉल्व हो गई, क्लास के एंड में आपने प्रैक्टिस शीट भी कर ली। बट जब 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, जब 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे फिर आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट से पहले आपको सारा रिवीजन कैसे करना है, 3 स्टेप में आप रिवीजन करोगे। एक, आप डेली बेसिस पे रिवीजन करोगे, वो मैंडेटरी है बेटा। लेक्चर्स आपके खत्म हुए, 3 लेक्चर्स हुए, एवरी लेक्चर को आप रिवाइज करोगे। साइड बाय साइड आप माइंड रिवीजन करते हुए चलो। जैसे आप फ्री भी बैठे हुए कहीं पे, तो बॉटनी जूलॉजी की अगर हम बात करें तो आप फ्री बैठे बैठे भी माइंड में सोचते रहो, अच्छा प्लांट किंगडम के ये एग्जांपल्स थे, अच्छा एनिमल किंगडम के ये एग्जांपल्स थे। एक ऑनगोइंग चैप्टर चल रहा है और जब खाली बैठे हो, फ्री टाइम है, तो आप प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज क्यों नहीं करते हो माइंड में? मैम ने पहले ये बोला था, फिर ये बोला था, फिर ये बोला था। तो हमेशा प्रीवियस और अपने ऑनगोइंग लेक्चर को साइमल्टेनियसली चल के आपको रिवीजन करते रहना है। बेटा हम कितना भी किसी भी चीज पे महारत हासिल कर लें लेकिन अगर हम उसे फ्रेश अपने माइंड में नहीं करते रहते रिवीजन तो हम भूल जाते हैं। हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, मुझे 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन क्लास में आने से पहले आज भी हमें एक बार देखना पड़ता है कि हमसे कोई एग्जाम्पल मिस तो नहीं हो जाएगा। आप तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस जर्नी में है बेटा वो पढ़ाई के साथ साथ टाइमली रेगुलर इंटरवल्स पे रिविजन करना है। आप ज्यादा
बड़े बड़े चंक्स में रिवीजन मत कीजिए, आप छोटे छोटे टॉपिक उठा लीजिए। जैसे सपोज आपने आज के दिन में बॉटनी और केमिस्ट्री खत्म करी, सपोज कल आपने फिजिक्स और जूलॉजी खत्म करी, तो आप अपने दिन के आधे घंटा सिर्फ रिवीजन के लिए निकाल लीजिए। पुराना रिवीजन, आधे घंटे को 4 भागों में बांट लीजिए। सपोज 10 मिनट आपने बॉटनी के दिए, कोई भी छोटा टॉपिक रिवाइज कर लिया, सपोज आपने ब्रायोफाइट्स रिवाइज कर लिया, या फिर आपने एक छोटी सी सेल साइकिल रिवाइज कर ली। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को हर दिन रिवाइज करते रहोगे तो चीजें फ्रेश रहेंगी दिमाग में, कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपके टेस्ट उससे क्या होगा, अच्छे होंगे। तो रिवीजन के बाद आता है मैम, और इसमें बेटा एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसको फन बनाओ, आप अपनी पढ़ाई को फन बनाओ कि क्लासेस आपकी खत्म होगी, आप फ्री टाइम में कुछ रिवाइज कर रहे हो, माइंड में अचानक से अटको तो छोड़ मत दो, अचानक से बुक खोलो, यहाँ मैं अटक गया, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था। ये मैं करती थी अपने टाइम पे कि मैं सोते हुए भी सोचती रहती थी, मुझे नींद आ जाती थी रिवीजन के टाइम पे। तो जैसे अचानक आपको कोई चीज याद आए, बुक खोल के देख लो और मार्क कर लो, फिर वो चीज मैम फिर कभी नहीं भूलते हैं, अचानक से अगर आपने चेक कर लिया। सो मेक इट फन। मैम कई बार ऐसा होता है, जैसे बॉटनी में आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स याद करने होंगे, प्लांट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, कुछ कुछ बहुत खराब नाम भी आपको लगेंगे, लेकिन बेटा आप क्या कर सकते हो, जो चीज आप भुला रहे हो, जैसे मॉर्फोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट्स आप भुलाओगे, एनाटॉमी में भुलाओगे कि कहाँ पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, कहाँ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है, तो ऐसी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो और वो जहां भी आप पढ़ते हो आपके टेबल के सामने लगा सकते हो, ताकि आप जब भी इधर उधर गुजरो आपकी नजर उस पे पड़े। और जिस चीज को आप हर रोज बार बार देखते हो, आपका दिमाग ना चाहते हुए भी उसे याद रखता है। तो बायोलॉजी में ऐसी सारी चीजें जो आपको लगता है कंफ्यूजिंग है या आप भूल जाते हैं, उनके छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना के अपनी वॉल पे लगा लो और उन्हें पूरे साल रिवाइज करते रहो। और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टेस्ट से नहीं भागना। आपका वीकली टेस्ट होंगे, एक मेजर टेस्ट होगा, एक माइनर टेस्ट होगा, तो टेस्ट देने की आदत अभी से ही आपको बनानी है। चाहे आपका दिमाग कितना भी कहे कि नहीं हमें टेस्ट छोड़ना है, अगर कम नंबर आए तो बेटा, चाहे कम नंबर आए चाहे ज़्यादा आए, चाहे प्रिपरेशन फुल हो चाहे कम हो, लेकिन टेस्ट देना है। उसी से आपको समझ में आएगा कि क्या आप एक लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, क्या सिली मिस्टेक कर रहे हैं। वो तभी समझ में आती है जब आप टेस्ट देते हैं। तो बेटा इनको पूरे साल आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ये आपका परफॉर्मेंस मीटर होंगे। फिर उसके बाद बताइए मैम बताइए। तो जो आपको टेस्ट देके मैम क्या समझ में आता है हमें, जो गलतियां मैम, कहाँ हम अटक रहे हैं, कौन सा हमारा वीक पोर्शन, हम कहाँ ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको समझ। ये सवाल नहीं हो पा रहा है यार, ये तो फट से हो जा रहे हैं। हाँ। तो हमें समझ में आता है कि यहाँ हमें फोकस करना है, तो उसको आप करेक्ट करिए। करेक्ट करना तो बहुत जरूरी है चीजों को। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आपको आपका समिट मिल ही जाएगा बेटा, आपको मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको एवरीडे बेसिस पे ये फॉलो करना। क्लास में आओगे, हर टीचर, हम तो डिस्कस कर रहे थे हमें कैसे आपको कराना है, हर टीचर आपको बता देगा कि आज देखो ये करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना, उससे कम कुछ नहीं करना। तो बहुत सिंप्लीफाइड है, बस यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स। मैम पता है सिंपल चीजें सबसे मुश्किल होती है। हाँ। बच्चे थोड़े से बौखला जाते हैं कि हमें नीट की तैयारी करनी है, हमें स्कूल के साथ नीट को मैनेज करना है, तो इसमें बौखला के वो सोचते हैं ये भी कर लें वो भी कर लें। बेटा एक छोटी चीज को आप बार बार अगर दोहराते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज ही बोले मैम, एक सिंपल एक्सरसाइज को अगर आप रोज करते हो तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिखाती है। और स्टार्टिंग में नहीं दिखाता, बाद में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल सी चीज है बेटा, कुछ नहीं करना आपको, डेली के लेक्चर्स अटेंड करने हैं, जो डीपीपी मिलेंगी वो साथ साथ सॉल्व करनी है, चैप्टर खत्म होने पे प्रैक्टिस शीट लगानी है, जब भी टेस्ट होगा टेस्ट रेगुलरली देना है, क्लास को एंजॉय करते रहना है, बीच बीच में रिवीजन करते रहना है, बस हंसते खेलते जर्नी निकल जाएगी और आप मेडिकल कॉलेज भी पहुंच जाएंगे। बस इसको हवा नहीं बनाना और परेशान नहीं होना है। हाँ, दिक्कत मैम तब आती है जब बच्चा बीच में सब छोड़ देता है, एंड के लिए छोड़ देता है। एवरीडे बेसिस पे तो बहुत एंजॉयबल प्रोसेस होने वाला है, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं बीच में बच्चे, और में वो सब आता है, हमारे जीवन में भी आता है, और वो हम बीच बीच में आपको पुश करते रहेंगे, हम आपको संभालते रहेंगे, वो सब हम करेंगे। आप अपना काम करोगे, टीचर्स अपना काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए बेटा, सो ये जब ये मेडिकल कॉलेजेस के आप बीच बीच में कुछ कुछ ऐसा करते रहे ना जिससे आपको मोटिवेशन मिलती रहे। जैसे अगर आप ये मेडिकल कॉलेज की फोटो देखेंगे तो ये जितने सुंदर बाहर से लग रहे हैं उतना ही मजा इनके अंदर जाके भी आएगा। तो फॉर द सेक ऑफ देम आप पढ़ाई कीजिए, रेगुलरली पढ़ाई कीजिए। तो आ जाइए फिर। हाँ मैम कैसे? ये तो मैम बॉटनी और जूलॉजी को लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अभी तक भले नहीं होगा मैम 10th में, अब इनको सीनियर्स बोलने लग जाएंगे। बिल्कुल। बायोलॉजी है तो यार ये तो रटनी पड़ेगी, ये तो याद ही करनी पड़ेगी, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको ना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ो, ये थोड़ा बहुत जब टेस्ट होगा ना उससे पहले फटफट एक बार पढ़ लेना, 2-4 क्वेश्चन लगा लेना, बायोलॉजी हो जाएगी।
ये जो नोशन है बेटा, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस इफ यू आर एन एस्पायरिंग डॉक्टर। क्यों मैम? डेफिनेटली बेटा, ये कह नीड नॉट से दिस इज हाफ पेपर बेटा। बायोलॉजी आपका हाफ सेक्शन बना रहा है, तो ये आपका आर्मर ऑफ बैटल ग्राउंड है। यही आपको सिलेक्शन बेटा यही दिलाएगा। यू विल बी हाफ वे थ्रू द पेपर वंस यू आर डन विथ योर बायोलॉजी। और ये बायो के टीचर्स नहीं कह रहे, ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स भी सेम चीज बोलेंगे, ऑलवेज स्टार्ट योर पेपर विद बायोलॉजी सेक्शन, क्योंकि वो हाफ वे आपका जा रहा है। तो हाफ वे को कैसे खराब कर सकते मैम हो? ये तो ऐसी चीज नहीं है जो आपको सिर्फ यहाँ, ये तो ताउम्र पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपकी कब्र तक बायोलॉजी आपके साथ जाएगी, तो उसमें तो आपकी महारत होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे दूसरे पोर्शंस को भी आपको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है, ऑल द 4 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बायोलॉजी को लूज नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं समझना ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, एंड हु सेड कि ये रटने वाला हाँ, सब्जेक्ट है? मुझे नहीं पता ये कौन बोल रहा है कौन रटने बोलता वाला है? सब्जेक्ट है। कैसे आप किसी लाइन को रट लोगे मैम, जो अगर वो आपको समझ हर नहीं आ रही? वर्ड की मैम हर चीज की अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, और चीजें एंड में आपके बेटा इंटरकनेक्ट होने लग जाएंगे। वैसे वो चीज क्लास में देखेंगे बच्चे। आप क्लास में देखना बेटा, आपको बायोलॉजी पढ़ने में इतना मजा आएगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हम कोई गाना सुनते हैं तो कभी आपने कभी किसी गाने को कॉपी पे लिख के याद किया है? नहीं ना, अपने आप हो किसी जाता ने है। नहीं किया होगा। तो हम ये श्योरिटी आपको देते हैं कि आपको क्लास में बायोलॉजी इतनी मजेदार लगेगी कि वो आपको रटनी नहीं पड़ेगी, वो आपको याद हो जाएगी। और ऐसा हम बहुत सारी चीजों के लाइव एग्जाम्पल से करेंगे, प्रैक्टिकल चीजों से जोड़कर करेंगे। आप देखना आपको बायोलॉजी कितनी मजेदार लगेगी, और आप खुद अपने आसपास के लोगों को कहेंगे बायोलॉजी एक चैप्टर के बाद खुद बोलोगे बेटा नहीं है। इट इज एज कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैम, तो अब मैम जैसे जैसे बच्चा 10वीं से 11वीं में आएगा तो उसके दिमाग में क्या क्या सवाल होंगे? सबसे पहला सवाल, अभी तक तो सिर्फ थोड़े से चैप्टर्स थे। जितने चैप्टर आपके पूरे 10th क्लास में ओवरऑल थे, उतने चैप्टर केवल अकेले बायोलॉजी में होंगे, लगभग 19 चैप्टर। और यहां आकर आपकी बायोलॉजी 2 भागों में बट जाएगी, बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग। सो आई बी टेकिंग द बॉटनी पार्ट, मैम विल बी टेकिंग द जूलॉजी पार्ट। तो बॉटनी में हम बेसिकली प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ जेनरिक चीजें भी पढ़ेंगे, जैसे सेल क्या होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ये अब बट जाने वाला है और लगभग 19 चैप्टर यहाँ होंगे। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। 19 चैप्टर, 19 चैप्टर्स हम कैसे पढ़ेंगे? हम है ना, ऐसे हंसते खेलते पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना। और क्या सवाल आता है मैम दिमाग में? बच्चे थोड़ा जूलॉजी से बच्चे फिर रिलेट कर लेते हैं मैम, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में जैसे हम क्लास में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा फैसिनेटेड हूँ। अगर आप मेरी क्लास में आओगे आपको दिखेगा आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट ह्यूमन बॉडी, कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये सिस्टम इससे कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो बच्चा उसमें फिर कनेक्ट कर देता है ह्यूमन बॉडी। लेकिन जनरली ऐसा परसेप्शन रहा है कि ऑल्दो आपके स्टूडेंट्स का नहीं रहा है, बट एक जनरल नोशन रहा है कि बॉटनी बड़ी इलॉजिकल सी सब्जेक्ट है, हम प्लांट क्यों ही पढ़े मैम। लेकिन माँ कसम आपको जब आप बैच में आओगे ना, आपको बॉटनी से इतना प्यार हो जाएगा कि अपने आसपास जितने प्लांट्स होंगे ना, आप उनको हग करके चलोगे कि यार तुम तो बहुत प्यारे हो, हम तुम्हें आज तक कैसे इग्नोर करते थे। तो बॉटनी बहुत ही मजेदार तुम्हें लगने वाली है, और तुम्हें प्लांट के वर्ल्ड के बारे में जान के इतना मजा आएगा, इतना फैसिनेशन होगा। मैम काफी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं पुराने, वो बोटानिस्ट बन गए हैं। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं मैम, मतलब मैं ही वो हो रही थी। अच्छा ये भी है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि बॉटनी में नाम याद करने पड़ेंगे, खराब खराब सब कराएंगे हम, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैम क्या बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल नहीं है? मैं मारूंगी, कौन अफवाह मारूं? मेरे को गुस्सा आता है बेटा, क्योंकि माय लाइफ इज अबाउट जूलॉजी। मैं हर जगह पूरे टाइम यही सोच रही होती हूँ, एंड आई एम सो अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग। मैं इतना फैसिनेटेड होती हूँ कि ह्यूमन बॉडी, हम एक मशीन को लेके, इन सारी चीजों को लेके फैसिनेट होते हैं कि प्लेन कैसे उड़ रहा है, ये कैसे हो रहा है। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं मैम, इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये सब माइन्यूट लेवल पे कौन करवा रहा है, ये साइंस ऐसे कैसे हो रहा है। जब मैं सेल पढ़ाती हूँ ना, हाँ मतलब मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं देखो। हाँ जब मैं सेल पढ़ाती हूँ तो मैं हर मोमेंट भगवान को कहती हूँ, भाई साहब क्या इंजीनियरिंग करी है। मतलब एक सिंगल सेल के अंदर ऐसी कमाल कमाल चीजें होती हैं, सारी सेल ऑर्गेनेलीज मिलके ऐसा धमाल मचा रही होती हैं सेल के अंदर, कि भाई ये क्या है, मतलब दिमाग फट जाए। आप क्लास में आओगे ना बेटा, आपने, क्योंकि अब थोड़ा सीरियसली अगर हम बात करें, अगर आप अभी अपने साइंस पढ़ी है, एक ही चैप्टर में आपके सारे सिस्टम थे ह्यूमन बॉडी के, अब सिमिलरली फॉर प्लांट एज वेल। लेकिन अब आप जब यहाँ आओगे आपको अलग अलग चैप्टर्स मिलेंगे, तो आपको डेप्थ पता चलेगा। आप हाफ डॉक्टर तो यही बन जाओगे, आपकी बेस बिल्डिंग तो यही हो जाएगी कि ये ऐसे सिस्टम काम कर रहा है, ऐसे सिस्टम काम कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है।
दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बहुत सब्जेक्ट। बच्चे तो पूछते हैं हमें प्लांट्स क्यों पढ़ने हैं। बेटा काफी सारे बच्चे यहाँ Medicines से भी आगे हैं। जाके आयुर्वेदा मेडिसिन है, उसमें सारे प्लांट्स ही तो आप पढ़ोगे। हाँ, हाँ। सो प्लांट्स आर एज इम्पोर्टेंट एज हाँ हाँ, अरे और जुओलॉजी में भी यूज होता है प्लांट्स का, Yes, जैसे बहुत सारे medicines. हम ड्रग्स पढ़ाते हैं, इवन ह्यूमन Exactly. हेल्थ एंड डिजीज में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है प्लांट के जो आप जुओलॉजी में भी यूज करोगे। सो यू कैन नॉट एक्चुअली बाइफरकेट द सब्जेक्ट टोटली, इट इज इंटीग्रेटेड ओनली। यस। चलिए, सो अब हमारी रोड मैप स्ट्रैटेजी हम क्या क्या करने वाले हैं बेटा, वही हम आपको समझा चुके हैं कि सबसे पहले आपको क्लास में 100% कॉन्सेंट्रेशन से बैठना है, क्लास को एंजॉय करना है, कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के रखना है। फिर आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। हम जो नोट्स बनाएंगे क्लास में वो आपको एज इट इज पीडीएफ फाइल में शेयर हो जाएंगे बेटा, लेकिन अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स की बात ही अलग होती है। सिस्टमैटिकली आप उन्हें बनाइएगा जो आप पढ़ सकें, जिन्हें आप समझ सकें, जो आपको अपने अपने लगे। फिर उसके बाद मैम एनसीईआरटी रीडिंग, और लेकिन एनसीईआरटी रीडिंग अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज है बेटा, एक सबसे बड़ा वेपन आपका ये वाला होगा। और कैसे रीड करना है एनसीईआरटी का, इसका भी तरीका होता है। आप इसको ऐसे ही रैंडमली रीड नहीं कर सकते हो कि हम बैठ के रीड कर रहे हैं, वो क्लास में आपको टीचर्स बताएंगे क्या एक प्रॉपर वे है एनसीईआरटी की रीडिंग का। मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि एनसीईआरटी को ना स्टूडेंट की तरह मत पढ़ो, टीचर की तरह पढ़ो, एग्जामिनर की मैं तरह खुद पढ़ो। यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बन सकते कि हैं, आपको इस पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाने। अगर आपको एग्जामिनर बना दे, अगर आपको कोई बोल दे कि नीट का पेपर सेट करो, तो आप उस पैराग्राफ से क्या क्या सवाल बना सकते हो। इससे आप बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाओगे और हर एक लाइन को इंपॉर्टेंस दोगे। तो एक एग्जामिनर की तरह एनसीईआरटी से पढ़ना और एनसीईआरटी से खुद के क्वेश्चंस भी फ्रेम करना। मैं तो मैम बैच में बोलती हूँ कि एक कॉपी अलग बना लो, मैं खुद मैम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, अपने DIY पैराग्राफ के, हाँ, और हर टाइप के, और उससे रिवीजन करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, फिर आपको क्वेश्चन तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हमने बता ही दिया है, चाहे वो डेली प्रैक्टिस पेपर शीट्स की फॉर्म में हो, प्रैक्टिस शीट की फॉर्म में हो, टेस्ट की फॉर्म में हो, या जो भी आपके पास बुक है, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल हैं, उनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपका प्रिपरेशन मीटर है। चलिए, और रिविजन तो मैम इंपॉर्टेंट है ही। चलिए जी, तो अब चैप्टर्स कौन कौन से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्या क्या बाइफर्केशन हमने किया है बता देते हैं। तो बेटा फेज 1 में जो हम शुरुआत करेंगे, फेज 1 में चैप्टर लिविंग वर्ल्ड आएगा। बायोलॉजिकल लिविंग वर्ल्ड में हम बेसिक सी बातें पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में बांटते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांट के पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, ये सब। एंड देन प्लांट किंगडम में हम स्पेसिफिकली प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। और एनिमल किंगडम में जितने भी देखो पूरी आपकी, अगर हम 11th-12th की जुओलॉजी को मिला दें तो बारिंग एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये सिर्फ आपके दूसरे एनिमल से भी डील करते हैं। इन दोनों को हटाने के बाद पूरी जुओलॉजी ह्यूमन बॉडी के बारे में है। इसमें हम सारे एनिमल्स को देखेंगे, इसमें हम कॉकरोच को देखेंगे, फ्रॉग को देखेंगे, और साथ में ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज को देखेंगे। बस ये 2 चैप्टर आपका हो गया। देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली ह्यूमन बॉडी। बायोमॉलिक्यूल्स में बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा की बात करने वाले हैं। अब मैम ये जो चैप्टर्स हैं थोड़े थियोरेटिकल बच्चों को लग सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली बार बार रीड करेंगे। हम एग्जाम्पल की टेबल्स बनाएंगे। जो भी एग्जाम्पल हमें थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, हमें लग रहा है हम भूल जा रहे हैं, उन्हें मेमोराइज करने के लिए हम एग्जाम्पल की टेबल बनाएंगे, और उसे आप कहीं भी रख सकते हैं अपनी स्टडी टेबल पे, जहां आप उसे रोज देखते रहें। और आप एमसीक्यूज जरूर लगाएंगे बेटा। जितने एमसीक्यूज लगाएंगे, जितने क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको चीजें याद भी रहेंगी। और एनसीईआरटी को बेटा आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और सिर्फ मैं क्लास, वही बात है, बहुत सारी चीजें हम क्लास में भी करेंगे। यहाँ आपको एक बेसिक ब्लूप्रिंट मिल रहा है, क्लास में आपको टीचर्स बताएंगे। हर चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बेटा अलग है। मतलब मैं तो बताती हूँ इस चैप्टर को इस वे में पढ़ना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दूंगी मैं आपको क्लास में कि ये चैप्टर आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बड़ी चीज है बेटा। तो और नॉट जस्ट एनसीईआरटी कि आपको टेक्स्ट पढ़ लिया, एनसीईआरटी के पीछे की समरी पढ़नी है, क्वेश्चंस देखने हैं। इस बार का देखो साइंटिस्ट से आ रहा है, एग्जाम्पलर पढ़ना है, वो सारी चीजें बैच में आपको बताई जाएगी। एग्जैक्टली। फिर और कौन से चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हम किन्हें कहते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म्स, जो अक्सर हमारे आसपास होते हैं। वो बाहर से कैसे दिखते हैं, पत्तियां कौन कौन सी अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं, स्टेम कितने तरह का होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एनाटॉमी, अगर हम प्लांट्स के अंदर जाएं, किस टिश्यू से वो फॉर्म है, वो उनमें कितना पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, कितना स्क्लेरन, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। एंड देन ये 2 मेजर चैप्टर हैं जो प्लांट्स के बारे में हम कोर बॉटनी को डिस्कस करेंगे।
फिर मैम यहाँ इधर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, क्यों हम सांस ले रहे हैं, क्यों हम सांस छोड़ रहे हैं, अनुलोम विलोम यही होगा। अनुलोम विलोम यहीं पर होगा कि क्यों हमें पेट दबा के सांस नहीं लेनी चाहिए, क्यों हमें योगा करना चाहिए, एवरीथिंग यू विल सी इन दिस चैप्टर। व्हाई इज इंपॉर्टेंट, योगा इज इंपॉर्टेंट, मैंने तो यहाँ भी लिखा है ब्रीद। ओके, देन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसमें हम दिल की बात करने वाले हैं, ब्लड की बात करने वाले हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम दिल दे चुके सनम यही पढ़ेंगे। यही पढ़ेंगे हम, दिल तो बच्चा है जी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, अपनी बॉडी की सारी टॉक्सिसिटी, दिमाग की सारी टॉक्सिसिटी इस चैप्टर में निकालेंगे, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करेंगे इस चैप्टर में। बिल्कुल। तो यहाँ पे बेटा हम फोकस करेंगे मेनली डायग्राम्स पे, मेनली फ्लैश कार्ड्स पे, और बहुत सारे क्वेश्चंस की हेल्प से हम सारी जो है चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन तो नहीं है बेटा, यहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। दिस इज डिलीटेड फ्रॉम दी एनसीईआरटी, ये गलती से एआई ने इसको उठा लिया है यहाँ से, इसीलिए कहते हैं कि एआई अभी ह्यूमन नहीं बना है। ह्यूमन विल ऑलवेज बी सुपीरियर। यस। सो ये हमारी हो जाती है प्लांट फिजियोलॉजी। माने प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर हम प्लांट्स के अंदर हो रहे सारे प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, और जिस तरह हमारे अंदर हार्मोन्स हैं, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी इंटरेस्टिंग चीजें चलती रहती हैं। प्लांट्स को भी प्यार होता है, प्लांट्स को भी प्यार होता है, वो भी अरे मैम सच में होता है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा जब सड़क पे जाते हैं, अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं तो जो पेड़ है वो झुक जाते हैं और पूरे पेड़ पे टनल बन जाती है, अगर कभी किसी बच्चे ने देखा हो तो। प्लांट्स एक्चुअली दे लव कॉन्टैक्टिंग ईच अदर। यस, तो ये सब उनके पास भी हार्मोन्स हैं, लव हार्मोन्स। ओके, तो ये सब हम पढ़ेंगे। बाकी नाम का पोर्शन मेरा यहीं पर आएगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आप कैसे चलते हो, बोन्स के बारे में 206 बोन आपके टिप्स पर होंगे। और मैं तो ये बोलती हूँ क्लास में बोन से याद हो जाए, जहाँ पे जो बोन है उसका नाम लिखते चलो, ताकि घूमते फिरते गजनी की तरह घूमो। तो दैट इज योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम आपका प्यारा प्यारा छोटा छोटा सा दिमाग जो अभी बढ़ करके वास्ट होने वाला है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर यहाँ भी हार्मोन्स हैं भाई, यहाँ हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स की बातें करेंगे। चलिए, तो बेटा यहाँ पे बहुत सारे पाथवेज हम पढ़ने वाले हैं, कैसे एटीपीज बनते हैं, और रेस्पिरेशन इज मोर और लेस कॉमन इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रू। तो मैम जैसे हम जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाते हैं, लास्ट स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन छोड़ देते हैं कि ये तो बॉटनी में वो तो हम ही पढ़ाते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं कि बॉटनी में आप स्ट्रिक्टली सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बहुत सारी जेनेरिक चीजें भी पढ़ेंगे। चलिए, तो मैम फिर यहाँ पर जब 11th हमारी खत्म होने वाली होगी या बीच में, तो हमें धीरे धीरे बेटा सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है। और एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से बहुत अलग नहीं होता है, सारे के सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं। तो हमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना भी सीखना है कि अच्छा हमने उस फलाने चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी, अच्छा ये तो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी। सो क्रैकिंग एन एग्जाम इज ऑलरेडी अप्लाइंग योर नॉलेज एंड लिंकिंग योर नॉलेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ योर सब्जेक्ट, तो वो बहुत ज़रूरी है। और आप जो टेस्ट देंगे वहां से आप गलतियां भी करेंगे, और आपकी गलती ही आपका सबसे बड़ा टीचर होता है, जो आपको सिखाएगा कि भैया ये ढीला रह गया मामला कॉन्सेप्ट, इसको कर लो क्लियर। चलिए, सो रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मैम? रिवीजन स्ट्रैटेजीज में आप पहले तो जब आपका सिलेबस खत्म होने वाला होगा तब तो आप वहाँ रिवीजन करेंगे, धीरे धीरे सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे, आपके फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, आपके बड़े बड़े टेस्ट भी होंगे। लेकिन रिवीजन आपको पूरे साल रेगुलर इंटरवल पर करते रहना है बेटा, हर एक टेस्ट से पहले। लेकिन बीच बीच में आपके कुछ मेजर टेस्ट होंगे जहाँ पर कुछ चैप्टर्स कंबाइन होकर आएंगे, वहाँ पर आपको महा रिविजन भी करना होगा। उसके लिए आपके शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स भी काम आएंगे। साथ में हम जो लेक्चर्स हैं उसमें समरी लेक्चर देते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स के साथ समरी लेक्चर देंगे। और मैम और मैंने पॉडकास्ट भी बना रहे हैं, तो आपको रिवीजन पॉडकास्ट भी मिलेंगे जो आप सिर्फ आंखें बंद कर सुन सकते हैं। और चैप्टर्स के बने हुए आप देख भी सकते हो। एग्जैक्टली, कुछ चैप्टर्स के हमने बना भी लिए, पर वो मेनली 12th के पोर्शन है मेरा। ओह राइट, मेरा भी। तो वील स्टार्ट विद, मेरे तो पढ़े हुए हैं पहले भी, और हम फ्रेश भी बनाएंगे। चलिए, तो मैम यहाँ पर बच्चों को हम थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि एक चीज जो इतने सालों में मैंने कॉमन बच्चों में पाई है वो ये है मैम कि हम 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इतना सारा सिलेबस को हमें मैनेज कैसे करना है, क्योंकि हमें सिर्फ बॉटनी जूलॉजी नहीं पढ़नी, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और हमें स्कूल को भी मैनेज करना है। वी आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स मैम। 3 बजे तक तो 2:30 बजे तक तो हम स्कूल में ही रहते हैं, फिर हम यहाँ आएंगे, हमें ये पढ़ना होगा, फिर हमें क्वेश्चंस भी लगाने होंगे।
हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जीवन में बहुत दुख आ जाएगा, हम तो बहुत लो फील करेंगे, हमें एंजाइटी होने लगेगी, टेस्ट आने लगेंगे धीरे धीरे, अगर हम उनमें परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम परेशान होने लगेंगे। नहीं, सबसे पहली तो आप बहुत ही छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हो, आगे जीवन में अपने आप बहुत स्ट्रेस होता है, आपको पैसा कमाना होता है, परिवार पालना होता है, सर्टेन वे में बिहेव करना होता है, लाइफ में आगे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है बेटा। अभी आपकी एज इतनी छोटी है कि आपको लाइफ की हर एक चीज़ को एंजॉय करना है, स्ट्रेस नहीं लेना, वो आगे के लिए रखो, लाइफ में जब बड़े हो जाओगे उसको झेलने लायक। सो एजुकेशन इज नॉट फॉर किलिंग, एजुकेशन इज अ जर्नी जिसमें आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हो और नॉलेजेबल इंसान। तो सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई को स्ट्रेस मानना छोड़ दो। कहना आसान है, मैं जानती हूँ, ज्ञान बांटना आसान है, लेकिन जब होता है, क्योंकि हम भी इस फेज से गुजर चुके हैं, लेकिन बेटा स्टिल उससे फायदा कुछ नहीं होगा। आप अपने प्रोसेस को जब एंजॉय करेंगे ना तो वो बोझ नहीं लगेगा। अब मैम आप सजेस्ट करो, बच्चा 2:30 बजे स्कूल से आया सपोज एट द मैक्स, हमारी क्लासेस कितने बजे से शुरू होंगी मैम? 5। जो हमारी पीडब्ल्यू की क्लासेस होंगी ये 4 बजे से शुरू होंगी, 4 से लेके 8 बजे तक डेली आपकी 2 क्लासेस होंगी, कभी फिजिक्स बॉटनी तो कभी केमिस्ट्री जूलॉजी, इस तरह डेली आपकी 2 क्लासेस होंगी 4 बजे से लेके 8 बजे तक। यानी कि आपको डेली के 4 घंटे पीडब्ल्यू को देने हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एंड आई थिंक हर संडे आपका टेस्ट नहीं होगा बेटा, हर संडे आपका टेस्ट नहीं होगा, वो जो है जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा तब एक मेजर टेस्ट होगा, एक बीच में माइनर टेस्ट होगा, तो हर संडे आपका टेस्ट नहीं होगा, उसका लोड आप ना लें। तो आपको हर दिन ये 4 घंटे बेटा मंडे टू सैटरडे देने पड़ेंगे। अब इस चीज को आप स्ट्रेस मत लीजिएगा। आप स्कूल से आए, अगर आप स्कूल का, काफी बच्चे डमी एडमिशंस भी ले लेते हैं, बट कुछ बच्चे, काफी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो आए, थोड़ा रेस्ट लें, रेस्ट लेने के बाद 1 घंटा आप रेस्ट लो, सुकून से खाओ पियो, और फिर आपको बेटा ये 4 घंटे देने ही पड़ेंगे। आपकी 8 बजे क्लास खत्म हो जाएंगी, आप फिर से 1 घंटा रेस्ट लो, खाना खाओ, फिर उसके बाद 9 से 10 बजे तक इस बीच आप अपनी डीपीपी सॉल्व कर लो, दोनों सब्जेक्ट की, इस वाले सब्जेक्ट की भी, इस वाले सब्जेक्ट की भी। फिर 10 बजे के 10 से 11 के बीच में आप अपने स्कूल के काम को अटेंशन दो, 11 बजे सो जाओ, फिर सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, जितने बजे भी आप उठते हैं उठो, तो आपको 7-8 घंटे की नींद मिल जाएगी। अब मैं जानती हूँ बेटा कि थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, क्योंकि हमारे जो स्टडी आवर्स होते हैं इन द 10th क्लास वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन अब आपको अपने स्टडी आवर्स बेटा बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आपको अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, आगे जाके अपने पैरों पे खड़े होना है, पैसे भी कमाने हैं, अपने आप को सपोर्ट करना है, इस बेदर्द जीवन में, इतना बड़ा संसार है उसमें खुद को प्रूव करना है, तो बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत, जो लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 11th-12th में पढ़ लो फिर आगे मजे ही मजे हैं, लाइफ एवरी डे इज अ स्ट्रगल। ये अब हमारे ऊपर है कि हम उसे स्ट्रगल की तरह लेते हैं या फिर हम उस स्ट्रगल को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। यहाँ से लेके आगे जीवन में, पूरे जीवन आपको हर दिन खुद को प्रूव करना होगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप अभी से ही अपने आप को तैयार कर लीजिए मेहनत करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए और इस प्रोसेस को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आगे अब लाइफ धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे अपने जीवन में बढ़ते जाएंगे, लाइफ मुश्किल होती जाएगी और स्ट्रगल्स बढ़ती जाएंगी। तो ये जो 11th की जर्नी है ये आपको आगे आने वाली लाइफ के लिए तैयार करेगी। आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है शुरुआती दौर, मेरे लिए भी मुश्किल था। जब मैंने जब मैं 11th क्लास में आई थी, तो जब मेरा पहला फिजिक्स का यूनिट टेस्ट हुआ तो मैं उसमें ऑलमोस्ट फेल ही हो गई थी, एंड आई क्राइड अ लॉट। 10th क्लास में आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल, इवन माई एरिया, और 11th क्लास में आते ही मेरी फिजिक्स की जो यूनिट टेस्ट में ही मैं ऑलमोस्ट फेल हो गई थी। सो आई क्राइड अ लॉट, लेकिन 1-1.5 महीने मैंने कंसिस्टेंटली मन लगा के मेहनत की और फिर आई केम बैक। तो शुरुआती जो समय है वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस बदलाव को झेलने के लिए, लेकिन उसके लिए हम हैं। अपने टीचर्स पर भरोसा करिए, हम आपको बहुत ही प्यार से पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप उसे एंजॉय करेंगे, वो आपको बोझ नहीं लगेगी, और साथ में आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद के लिए अपने साथ होना पड़ेगा, खुद को बढ़ावा देते रहना पड़ेगा कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ये आपको खुद के लिए खुद करना पड़ेगा।
लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्कूल आपको इस जर्नी को बैलेंस करना पड़ेगा बेटा। आपको 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप क्लास में इंजॉय करके फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं ना, तो आप यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप आसानी से टेस्ट देंगे। बस ये 4 घंटे मन लगा के पढ़ना है, डेली की डेली डीपीपी सॉल्व करनी है, चैप्टर खत्म होने पर प्रैक्टिस शीट करनी है, और हर संडे आपका टेस्ट नहीं होगा, वो थोड़ा गैप पे होगा, तो बीच में कुछ संडे आप इंजॉय भी कीजिए, क्योंकि इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में। तो बेटा इस सेशन को हम यहीं रखेंगे। मैम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैम ने सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया है, तो इसलिए मैंने मैम को थोड़ी पूरी जगह दे दी थी। तो मैम ने अच्छे से आपको समझा दिया है। बाकी हम लोग बेटा बैच में मिलेंगे और बैच में मचा देंगे। बस मैं आपको ये चीज कहना चाह रही हूँ, आप एक चैप्टर के बाद, ये मैं आपको एकदम ओपनली कह रही हूँ, आप कहीं नहीं जाओगे बेटा। बिल्कुल। इतना मचा देंगे हम एक चैप्टर में ही, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सोर्स ऑफ क्वेश्चन नहीं देखना चाहोगे कि ये कौन से बुक का है। बुक उठाई, क्वेश्चन देखा, चैप्टर हो चुका है, क्लिक। बस मैं ये कह रही हूँ, मचा देंगे बैच में। और आप इंजॉय करोगे, आपको Enjoy बोझ नहीं लगेगी पढ़ाई, आप खुश होकर क्लास में आओगे कि चलो यार क्लास अटेंड करनी है, मजा आएगा। फोड़ देंगे नीट बिल्कुल। 2027। तो चलिए बेटा फिर मिलते हैं बैच में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, खुश रहो, हंसते रहो, बिकॉज यू हैव वायरस एनर्जी। तुम ही तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो हमारे लिए भी। तो चलिए बाय, टाटा, लव यू। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, आ जाओ बैच में।